हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। एंड बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले 1 से 1.5 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। आइए डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ड्रिल वही रहेगी, आप क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करेंगे अपना, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हुए देखेंगे कि आपका आंसर सही था या गलत। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन करेंगे। चलिए, तो उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि सिंस जो हमने 2023 का पेपर यहाँ पर देखा है उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एनसीईआरटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन चुकी हैं आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्लीपी क्लासेस द्वारा भी एक इनिशिएटिव रखा गया है जिसमें हम एनसीईआरटीज कवर करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपनी एनसीईआरटीज यहाँ पर कवर करेंगे। टारगेट बेस्ड अप्रोच रहेगी, लाइव डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे, मेंटरशिप सपोर्ट भी यहाँ पर दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लंबे समय तक इसे देख सकते हैं। आपकी वैलिडिटी इस कोर्स की 2 साल तक यहाँ पर रहेगी। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए। और ये कोर्स खासकर उन बच्चों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल अभी शुरुआत ही कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की। तो बेहतर है एनसीईआरटी से ही शुरुआत करें, अपना बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करें। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में बात की गई है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। दोनों स्टेटमेंट देखिए और अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, इसका एम है कि फंड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस चीज में, रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। सेकंड में कह रहे हैं लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत एक बॉडी रखी गई है। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो देखिए, जो आपका फंड यहां पर तैयार किया गया, एंड बेसिकली कभी भी इस तरीके के जब आपके डेवलपमेंट फंड तैयार किए जाते हैं तो डेफिनेटली उसके चलते हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ओवरऑल जिस सेक्टर से रिलेटेड वो फंड है उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके। अब रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो आपकी एप्लीकेशंस हैं अभी भी इनमें बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी जो आपका रूरल इंडिया है इतना ज्यादा यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है टेलीकॉम सर्विसेज के साथ। तो डेफिनेटली इनका ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके, जो कि रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पर काम करेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। सेकंड में जो बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा लॉन्च किया गया है, देखिए इतनी बात तो बिल्कुल सही है, बट ये जो बॉडी है ये नीति आयोग के अंडर नहीं, ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ही अंतर्गत है। तो उस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है और उसी के तहत करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो रिसेंटली जो आपका भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया, तो उसी दौरान 2 एग्रीमेंट्स भी यहां पर साइन किए गए अंडर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके आधार पर R&D के ऊपर यहां पर काम किया जाएगा। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। अब बेसिकली जिसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो तैयार किया गया था उसी के तहत जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत है उन्हीं के तहत यहां पर लॉन्च की गई थी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 2022 में। अब ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ ही लिया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया। एडिशनली टेक्नोलॉजी को प्रमोट यहां पर करेंगे, ठीक है, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग की जा सके इन सभी टेक्नोलॉजीज की, इसको यहां पर प्रमोट किया जाएगा। तो डेफिनेटली स्टार्टअप्स को यहां पर बूस्ट देने की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलप करने की बात की गई है स्टैंडर्ड्स, ताकि कंट्री वाइड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा कर सकें और रिसर्च, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग इन सभी चीजों के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम यहां पर क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को ही थोड़ा बहुत इनिशिएटिव यहां पर दिया जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। एंड डेफिनेटली कभी भी ये मत समझना कि भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया था तो इसका मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके आसपास अगर कोई ऐसी टर्म्स दिख रही हैं उन्हें भी हमें यहां पर कवर करना है। और वही ऑब्जेक्टिव हमारे करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है कि हम टॉपिक तो पढ़ते ही हैं, बस साथ के साथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी वहां पर कवर करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। बात हो रही है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली किस चीज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पहली चीज जो BRSR फ्रेमवर्क है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लाई और एक्सप्लेन। सेकंड में कह रहे हैं कि इसकी जो BRSR कोर रिक्वायरमेंट्स हैं, इट शेल बी एप्लीकेबल टू टॉप 150 कंपनीज इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में। थर्ड में कह रहे हैं कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है BRSR फ्रेमवर्क ताकि एनकरेज किया जा सके लिस्टेड कंपनीज को, ताकि वो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस यहां पर फॉलो करें। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। तो बेसिकली जो आपकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, क्या काम रहता है इसका कि जब भी जो भी लिस्टेड कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स ऑफर कर रही हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट रखी गई है कि भाई साहब आपको ऐसी रिपोर्ट वहां पर रिलीज करनी है। अच्छा, आपने रिलीज तो कर दी, बट उस रिपोर्ट में आप बताएंगे क्या
कि थ्रू आउट द ग्लोब एक इनिशिएटिव, एक मुहिम वहां पर चल रही है कि जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनके द्वारा जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज रन की जा रही हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन द ESG प्रिंसिपल। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, सोसाइटी का बेटरमेंट होना चाहिए एंड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस वाली चीजें होनी चाहिए। ESG के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो उसी के तहत कि क्या एग्जैक्टली आप इस पर्टिकुलर थीम पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप यहां पर रन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी इस रिपोर्ट में यहां पर सामने रखी जाएंगी और ये आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट में जो बात रखी गई है कि प्रिंसिपल है कंप्लाई या फिर एक्सप्लेन। या तो आप कंप्लाई कीजिए, मतलब आप अपनी रिपोर्ट यहां पर जारी कीजिए, हर एक कंपनी को निर्देश दिया गया है, या फिर एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आपने अपनी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली सेबी ने यहां पर कहा कि जो टॉप 150 कंपनीज हैं उनके लिए BRSR कोर यहां पर रखा गया है कि उन्हें ये पर्टिकुलर रिपोर्ट तो निकालनी है, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं, 9 इंडिकेटर्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं कि इन पर्टिकुलर 9 इंडिकेटर्स पर आपकी कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर यहां पर लिए हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें क्या वो स्टेप्स एग्जैक्टली जो प्रमोशन की जा रही है कि हाँ जी हम ESG कंप्लाइंट हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्या वो एक्चुअली में है या नहीं। तो BRSR कोर रिक्वायरमेंट्स यहां पर रखी गई। तो हालांकि इसका टारगेट रखा गया है कि टॉप 1000 कंपनीज की बात की जाएगी, ठीक है, बट वो टारगेट आने वाले 4 से 5 साल में पूरा किया जाएगा। इनिशियली 2023-24 के लिए टॉप 150 कंपनीज को कहा गया कि आपको ये जो BRSR कोर है इसको तो डेफिनेटली वहां पर रिलीज करना है। एंड डेफिनेटली सेबी द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेमवर्क इसीलिए है ताकि कंपनीज को हम एनकरेज कर सकें कि वो भी सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस यहां पर अडॉप्ट करें। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो वही चीज आपको यहां पर बताई गई है, सेबी की जो रिसेंट नोटिफिकेशन वहां पर निकाली गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से जितने भी कंपनी द्वारा एक्टिविटीज ली जा रही हैं उनका पूरा फ्रेमवर्क यहां पर BRSR फ्रेमवर्क के हिसाब से तैयार किया गया है, ठीक है। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे दी गई है, बाकी हमने डिस्कस कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसेंटली आपकी GST की काउंसिल मीटिंग यहां पर हुई थी, उसी में ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू 28% GST स्लैब में। तो बताइए कौन कौन सी आपकी जो कैटेगरीज हैं या कौन कौन सी आपकी ये सर्विसेज और गुड्स हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं 28% स्लैब में। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, बताने इनमें से कितनी है, हाउ मैनी। तो 4 ऑप्शन से थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए यहां पर कैफिनेटेड बेवरेजेस बिल्कुल डेफिनेटली आपको 28% में है। अब इसमें ना कुछ डाउट्स हैं कि अगर यदि आप GST के प्लेटफॉर्म पर जाके विजिट करें ना और वहां पर आप इन सभी स्लैब्स को देखें तो 2-3 जगह आपके कैफिनेटेड बेवरेजेस मेंशन कर रखे हैं। एक आपके 18% में भी है और एक आपके 28% में भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आपके 28% पे चार्ज किए जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग रिसेंट करंट अफेयर है, तो डेफिनेटली इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तार डिस्टिल्ड फ्रॉम कोल, ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी है ये आपकी 18% स्लैब में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिगार्स, ये तो आपको पता है जितनी भी आपकी स्मोकिंग जैसी चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी 28% GST यहां पर अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें आपकी 3 कैटेगरीज या 3 पर्टिकुलर कमोडिटीज इंक्लूड की गई हैं या हैं आपकी 28% की GST स्लैब में, तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन बचती है, ठीक है। तो जो अब रिसेंट यहां पर निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है कि ई गेमिंग फर्म्स है, जितनी भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, हॉर्स रेसिंग है, कसिनोज हैं, इन सभी पे 28% GST यहां पर चार्ज किया जाएगा ऑन फुल वैल्यू। ऑन फुल वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है कि पहले क्या होता था कि यदि आप 100 रुपए यहां पर किसी ऐसी ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके लगा रहे थे तो उसमें क्या रहता था कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी फीस चार्ज कर लेते थे, मान लेते 20 रुपए उन्होंने चार्ज कर लिए, ठीक है, फिर आपका 80 रुपए का वहां पर अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता था, ठीक है जी। तो इस तरीके से काम चलता था, बट अब क्या बोला गया कि यहां पर आपका कंप्लीटली ऑन द फेस वैल्यू जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर यहां पर लगाया जाएगा। तो मतलब यहां पर क्या होगा, यदि आपने 100 रुपए वहां पर डाले हैं तो 100 रुपए क्या बताएंगे कि कितनी आपकी फेस वैल्यू है प्लस कितना आपका GST है, ठीक है। तो उस हिसाब से 100 में से अगर हम फेस वैल्यू और GST यहां पर निकालें तो ये बनेगा कि मतलब 28% ऑफ 78 आपका 22 बनेगा एंड फुल वैल्यू आपकी यहां पर 100 रुपीज की बनेगी। तो टोटल पूल एंट्री अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 78, उसमें से प्लेटफॉर्म फी यहां पर निकाल दी जाएगी और नेट एंट्री अमाउंट यहां पर सिर्फ और सिर्फ 66 रुपीज रह जाएगा, ठीक है। तो अगर बार बार भी आप किसी एक जगह से पैसा जीतते हैं दोबारा से लगाते हैं तो हर बार आपके ऊपर ये 28% का GST चार्ज किया जाएगा। तो रिसेंटली ये डिसीजन लिया गया है जो कि डेफिनेटली जो हमारी ये ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ग्रो कर रही थी, बूम पर थी, काफ़ी सारी फंडिंग इन्होंने बाहर से उठा रखी थी। अब देखना ये रहेगा कि कैसे ये इंडस्ट्री यहाँ पर सस्टेन कर पाती है या इनके पास जो पहले का ट्रैफिक था या उसे बरकरार रख पाते हैं या नहीं।
तो डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर कट करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि पहले जैसा ट्रैफिक यहाँ पर बना रहे। अब देखते हैं समय क्या बताता है इससे रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तो उससे रिलेटेड बताने की कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। 3 दी गई है, फोर्थ नन ऑफ द अबव है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। पहले में कह रहे हैं स्टैट्यूटोरी बॉडी है, सेकंड में कह रहे हैं फंक्शंस हैं इसके, इसमें इंक्लूड करते हैं मेंटेनेंस ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज, एंड थर्ड में कह रहे हैं जो डिसीजंस हैं अथॉरिटी के वो हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, एंड फोर्थ में कह रहे हैं कि नन ऑफ द अबव, कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, पहली बात न्यूज में कहां से आई कि पेप्सिको, आपने डेफिनेटली सुना होगा इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम, नंबर ऑफ ब्रांड्स इसके अंतर्गत वहां पर काम करते हैं, आप इनके ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी डेफिनेटली कंज्यूम करते होंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा कोई पोटैटो वेरिएंट वहां पर तैयार किया गया था, ठीक है, जिससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेटली अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वहां पर फाइल कर रखे थे, इनको ग्रांटेड थे, सारे राइट्स यहाँ पर दिए गए थे उस पर्टिकुलर पोटैटो वेरिएंट के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा इसका करंट अफेयर पूरा पढ़िएगा। लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, हिंदी का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है आप उसको भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। बट मुद्दे की बात यहाँ पर क्या थी, ये जो पोटैटो वेरिएंट था गुजरात के कुछ फार्मर्स फिर इसे उगा रहे थे और बेच रहे थे मार्केट में, जिसके चलते दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट यहाँ पर शुरू हो गया, जिसमें फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने कहा कि जब आपने इसका पेटेंट वहां पर फाइल किया था तो जो आपने इंफॉर्मेशन वहां पर दी थी वो इनकरेक्ट थी, कि पहले से ही आप इसकी प्रोडक्शन वहां पर कर रहे थे, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, तो आपका जो वो पेटेंट है उसको हम खारिज यहां पर करते हैं, ठीक है। अब अथॉरिटी ने तो ये चीज कह दी और बोला कि फार्मर्स यहां पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे, चलो सही बात है। बट उसके बाद पेप्सिको कहां गया, दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस अथॉरिटी का जो डिसीजन था उस पर डटे रहे, कि कहा कि अथॉरिटी ने जो यहां पर डिसीजन सुना है बिल्कुल सही तरीके से सुना है, आपने जो पेटेंट जब फाइल किया था आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर गलत थी। तो उस हिसाब से ये काफी ज्यादा इस टाइम आपका न्यूज में भी चल रहा है। बट उसके हिसाब से ये जो अथॉरिटी है, स्टैट्यूटोरी बॉडी है, जो कि एक्ट के आधार पर यहाँ पर स्थापना जिसकी यहाँ पर की गई है, एंड डेफिनेटली इनके द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज भी मेंटेन किया जाता है, एंड डिसीजन जो है इस अथॉरिटी के वो चैलेंज किए जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जो कि हमने रिसेंट पेप्सिको के इंसिडेंट में भी यहाँ पर देखा। तो उस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं अपने, आपको पीडीएफ पता है टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ सब अवेलेबल रहती है, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए उस टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड खास बात क्या है उस टेलीग्राम ग्रुप की, कि आपको वहां पर क्विजेस भी कंडक्ट किए जाते हैं, डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू एडिशन वाला वो इनिशिएटिव रहेगा। चलिए, तो ये आपका एक आर्टिकल है, मैं पूरा आर्टिकल तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, बट आप इस आर्टिकल को डेफिनेटली सर्च करेंगे कि क्या लीगल रो चल रही है बिटवीन द फार्मर्स एंड द पेप्सिको, आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। या जो हमारे करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पर टाइम ऑफ द डे टैरिफ के बारे में। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्टली कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रही है। पहले में कह रहे हैं अ टैरिफ दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डे रिगार्डलेस ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, तो उसके बारे में कह रहे हैं क्या ये सही है। सेकंड में कह रहे हैं कि टाइम, जो बेसिकली टैरिफ की बात की जा रही है कि जो वेरी करता है बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ईयर विद हाई रेट्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। थर्ड में कह रहे हैं जो टैरिफ चेंज करता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंज्यूम की गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द डे। और फोर्थ में कह रहे हैं कि टैरिफ जो कि ऑफर करता है डिस्काउंट कस्टमर्स को जो कि कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे। तो 4 स्टेटमेंट से बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है जो कि करेक्टली डिफाइन कर रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अमेंडमेंट की गई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 में, जिसके हिसाब से कहा गया कि अब आपका टाइम ऑफ द डे टैरिफ यहाँ पर इंपोज किया जाएगा। अर्थात कि जब आप एक दिन में बिजली कंज्यूम करते हैं, आप डेफिनेटली कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, हर जगह आपकी बिजली तो कंज्यूम की ही जाती है। बट आपने नोटिस किया होगा जब आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर एक ब्रैकेट रहती है यूनिट्स की, कि 0 से लेकर 100 तक का इतना यूनिट प्राइस लिया गया, 100 से लेकर 200 तक का इतना यूनिट प्राइस लिया गया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो वो अलग अलग यूनिट प्राइस रहते हैं जितनी आपकी कंजम्पशन रहती है। बट टाइम ऑफ डे टैरिफ में अब क्या कहा गया कि भाई साहब अब यहाँ पर जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब आपका टैरिफ अलग इंपोज किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने रात को 6 से लेकर 10 बजे तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो उस टाइम सरकार कह सकती है, रेगुलेटरी कमीशन कह सकते हैं कि भाई साहब ये पीक आवर्स हैं, ये पीक आवर्स हैं, इसमें हम आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है जो दिन का टाइम पीरियड है उसमें अगर आप वहां पर कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी को तो आपको कहा जाए कि नहीं नहीं ये आपके पीक आवर्स नहीं है, सोलर एनर्जी की जनरेशन भी काफी ज्यादा इस टाइम पे होती है, रात को लिमिटेड रहती है, रात को वैसे होती ही नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपने कोई स्टोरेज ऑप्शंस वहां पर क्रिएट ना किए हो, ठीक है। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि टाइम ऑफ डे टैरिफ में अब आपको टाइम के हिसाब से दिन
कि किस पर्टिकुलर आवर्स की ब्रैकेट वहां पर क्रिएट की जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि इस टाइम आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहां पर बताया जाएगा, कहेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनती है। ठीक है, तो ये चीज अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, देखते हैं किस तरीके से यहां पर काम करता है। तो आपका जो टैरिफ रहेगा ड्यूरिंग द सोलर आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ 8 hours इन अ डे एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स के वहां पर स्थापित किए जा चुके हैं, ऑफ द डे शेल बी 10 to 20% लेस देन द नॉर्मल टैरिफ। ठीक है, और जो आपके पीक आवर्स रहेंगे उसमें आपका जो टैरिफ रहेगा वो 10 to 20% हायर देखने को मिलेगा। एप्लीकेबल रहेगा सभी पर एक्सेप्ट जितने भी आपके एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स हैं। तो काफी सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके रेगुलेटरी कमीशन हैं उन्होंने ऑलरेडी टाइम ऑफ द डे टैरिफ का जो सिस्टम है उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी कर दिया है। बट अब देखना यह रहेगा कि एग्जैक्टली इसे इंडस्ट्री का जो स्टेक होल्डर्स हैं उसे कैसे इस चीज पर रिएक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं कहा जाएगा, जैसे पहले भी होता था ऐसा, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल जो आपके रीजन रहते थे वहां पर उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाता था कि यदि आप रात को ऑपरेशन अपने कंडक्ट करें तो हम आपको चीप रेट पर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो दिन में एक पीक वहां पर क्रिएट हो जाती है, डिमांड पीक वहां पर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज वहां पर एक साथ रन कर रही होती है, तो रात को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जा सके ताकि हम डिमांड वहां पर मैनेज की जा सके। तो काफी सारे स्टेट्स ने ऐसे छोटे मोटे इंसेंटिव्स वहां पर देती रहती है अपने इंडस्ट्रियल सेगमेंट को। बट अब ये टाइम ऑफ द डे टैरिफ के हिसाब से काफी हद तक इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स। चलिए, तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस। डेफिनेटली आई होप आप सभी नहीं पूरे यहां पर करेक्टली मार्क किए हो। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को यहां पर रेगुलरली फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रीलिम्स बेस्ड जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाया जा सके, प्रैक्टिस करवाई जा सके, एंड इन द एंड इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, या तो आपका रिविजन हो रहा है या फिर वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।